बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काजिम और आज आपसे सेहत और तंदुरुस्ती की बात करनी है। देखिए, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। जो मैक्रो लेवल की चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो लार्जर स्केल पे चीज़ें होती हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गए, फ़ैट हो गए, इसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। एक चीज़ जिसके बारे में बहुत कॉमनली आजकल बात हो रही है वो हैं मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स। आज स्पेसिफिकली मैं आपसे मल्टीविटामिन्स की बात करना चाहूँगी। हर दूसरा बंदा जो है वो ये कहता है कि भाई मल्टीविटामिन ज़रूर लेनी चाहिए, मल्टीविटामिन के बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन जब उनसे फ़ायदे पूछे मल्टीविटामिन के तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हाँ वो खाते हैं तो उससे जो है वो आपका निज़ाम हज़म अच्छा हो जाता है, ये हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है। लेकिन विटामिन्स की अगर हम ग्रुप की बात करें तो विटामिन्स के दो ग्रुप्स हैं। एक फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं जो फैट के साथ हमारे जिस्म में अब्जॉर्ब होती हैं, और एक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं जो पानी में भी अब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब ये विटामिन्स कौन सी हैं? विटामिन्स ए, बी, सी, डी, ई एंड विटामिन के भी एक विटामिन है जो एग्जिस्ट करती है। अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड कर सकें कि कौन सी विटामिन का क्या फ़ायदा है। कभी कभी तो ये अब अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि जी मल्टीविटामिन ज़रूर लिया करें, लेकिन कभी कभी स्पेसिफिकली कहा जाता है कि जी आप विटामिन ए का इस्तेमाल ज़रूर करें या विटामिन सी आप इस्तेमाल करें। अब जैसे कि सर्दियों में अक्सर ये रिकमेंडेड होता है कि हम विटामिन सी की मिकदार अपने सिस्टम में बढ़ा लें। क्यों? क्योंकि विटामिन सी हम अगर नेचुरली भी देखें फलों में, सब्जियों में काफ़ी वाफिर मिकदार में वो शामिल होता है, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि लीमू हो गया, किन्नू हो गए, माल्टे हो गए, ग्रेप फ्रूट हो गया, इनके अंदर विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होती है। गाजरें हो गई जो येलो और ऑरेंज की कैटेगरी में और रेड की कैटेगरी में सब्जियां और फल जाते हैं, उनके अंदर विटामिन सी की मिकदार ज़्यादा होती है। और आप नोटिस करेंगे कि इस टाइम जो ये विंटर का सीज़न होता है इसमें बहुत ज़्यादा ये अवेलेबल होती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि जिस वक्त हमें जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है वो हमें ग़िज़ा में ही मिल जाती है, और जिस इलाके में हम रहते हैं उसकी ग़िज़ा के मुताबिक। सो विटामिन ए फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, आपकी विजन, आपकी नज़र के लिए बहुत अच्छा है। एक नेचुरल मॉइस्चराइजिंग विटामिन है, यानी कि आपकी स्किन को बहुत ही बेहतरीन बना देता है। हमारी रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि हमारा जो बच्चे प्रोड्यूस करने का सिस्टम है ख़वातीन का स्पेशली, उनके लिए ये बहुत अच्छी है। हमारे इम्यून सिस्टम यानी कि हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत को ये बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बच्चों की स्पेशली बहुत हेल्प करता है। दिल और फेफड़े यानी कि हार्ट एंड लंग्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इस तरह जो हैं विटामिन बी के भी बहुत बेनिफिट्स हैं। ये तो विटामिन ए के हो गए। विटामिन बी, अच्छा विटामिन बी का एक ग्रुप होता है, कभी कभी हम B12 दे रहे होते हैं, कभी बी कॉम्प्लेक्स दे रहे होते हैं। अब विटामिन बी के क्या फ़वाइद हैं? ये हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है, हमारी स्किन को और हमारे बालों की सेहत को बहुत बेहतर करता है। देन अगर हम बात करें अपने इम्यून सिस्टम की, तो ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ या स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाता है। इसके अंदर ऐसे जो हैं वो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो हमारी मेमोरी को यानी कि हमारी याददाश्त को भी बेहतर करता है, और अगर कोई ज़ख़म है या कोई इशू है तो उसको हील करने में भी मदद करता है। और हमारे जिस्म में मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं वो अपना काम करने में उसकी हेल्प करता है। अब विटामिन सी की तरफ आते हैं, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट विटामिन्स। क्यों? बिकॉज ये प्योर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने वाली विटामिन है, और अगर आपके सिस्टम में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी सेटल करने में बहुत ज़्यादा इसका काम आता है। अच्छा, विटामिन सी को अगर आप कॉम्बिनेशन में लेते हैं आयरन के, जिन लोगों को फौलाद या आयरन की कमी होती है या जो अनीमिक होते हैं, उनको विटामिन सी का इस्तेमाल आयरन के साथ करना चाहिए, क्योंकि ये आयरन को हमारे सिस्टम में अब्जॉर्ब यानी कि जज़ब करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप आयरन ले रहे हैं और उसके साथ आप फॉर एग्जांपल दूध का इस्तेमाल करते हैं या दूध से बनी हुई किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके लिए एक तरह से नुकसानदेह नहीं, लेकिन उसका फ़ायदा आपको कोई नहीं होता, क्योंकि आपके सिस्टम में आयरन अब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम आयरन की अब्जॉर्प्शन को रोकता है, लेकिन विटामिन सी जो है वो उसकी अब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। सो ये एक ब्लेसिंग है। लाइक आई ऑलवेज थिंक ऑफ, अगर विटामिन्स में कोई एक विटामिन ब्लेसिंग है तो वो विटामिन सी है। अच्छा, स्किन के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपकी स्किन पे छाइयाँ हैं, मसाइल हैं, जैसे कि मेरे यहाँ पे एक हल्की सी यहाँ पे और यहाँ पे छाइयाँ पड़ गई थी जब मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग नूर। मैं इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि किसी की भी स्किन परफेक्ट नहीं होती। आप मेकअप बेस वगैरह लगा के किसी के सामने भी आ जाएंगे ऑन स्क्रीन तो आपकी स्किन अच्छी लगेगी ऑब्वियसली, क्योंकि वो कवर हो जाती है, लेकिन
यहाँ पे भी मेरे मार्क है और यहाँ पे भी मेरे मार्क है। अब मैं अपना एक विटामिन सी सीरम बनाती हूँ, वो मैं अपनी स्किन पे ज़रूर लगाती हूँ उन पैचेस पे जहाँ पे छाइयाँ पड़ी हुई हैं। स्किन को ब्राइटन करने के लिए विटामिन सी का बहुत अमल दखल है। बाय द वे विटामिन सी अगर आप खाएंगे भी तो वो आपको इंटरनली भी आपके सिस्टम को इस तरह से इन्हांस करेगा और स्किन को ब्राइटन करने में काम देगा। अच्छा, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। नेल्स के लिए भी विटामिन सी बहुत अच्छा है। कोविड जब पीक पे था तो लोगों ने सबसे ज़्यादा जिस विटामिन का इस्तेमाल किया वो विटामिन सी थी। आयरन डिफिशिएंसी को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी याददाश्त को बेहतर करता है। हमारे बालों के लिए बेहतरीन विटामिन सी है। और बाय द वे ब्लड प्रेशर को भी बैलेंस में मेंटेन में रखने में करने में काम करता है। अगर आपको कोई भी क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है या आपको कोई भी मतलब ऐसी बीमारी है जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, तो उसको बेहतर करने के लिए विटामिन सी का इस्तेमाल किया जाता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। अच्छा, लेमन की मैंने बात की, ऑरेंज की मैंने बात की, आलू में भी बाय द वे विटामिन सी होता है, पपीते में होता है, टमाटर में होता है, मौसमी में होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है, कैप्सिकम में होता है। विटामिन डी की तरफ अब आ जाते हैं। विटामिन डी इज़ अनदर अमेजिंग विटामिन। विटामिन डी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है, इसलिए अक्सर जिन लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम होती है या गिट्टे गोडों में दर्द होता है तो उनको कहा जाता है कि जी आप कैल्शियम लें और उसके साथ विटामिन डी ज़रूर लें। विटामिन डी को हम सन की विटामिन भी कहते हैं क्योंकि ये हमें सन की रेज से भी मिलता है। ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत बेहतर है। हमारे टिश्यूज़ जो हमारे सिस्टम में देखें ना, बहुत सी हड्डियाँ भी होती हैं, लिगामेंट्स भी होते हैं, मसल भी हैं, बहुत सी डिफरेंट चीज़ें बन के हमारा जिस्म बनता है। तो जो टिश्यूज़ हैं हमारे सिस्टम के, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। दांतों के लिए बहुत अच्छा है। कोलन हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में काम करता है। उसके अलावा गुर्दे, जिगर और फेफड़ों को मजबूत बनाने में हमारा काम आता है। और जनरली हमें अगर इन्फेक्शंस या चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और आपको कैल्शियम रेकमेंडेड है तो विटामिन डी ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा, विटामिन डी वो एक ऐसी विटामिन है जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अगर कहें डिफिशिएंसी के लेवल पे है। क्यों? क्योंकि हम लोग धूप में नहीं जाते। हमें ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि अगर हम धूप में जाएंगे तो हमारा रंग काला हो जाएगा, लेकिन विटामिन डी हमारे जिस्म की एक ज़रूरत है और ये हमारे अंदर कमज़ोरी पैदा करता है जब हमारे सिस्टम में नहीं होता। तो विटामिन डी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर आप नहीं धूप में जाते, सन में नहीं जाते, इसके बेनिफिट्स नहीं लेते, तो कम अज़ कम वंस अ मंथ विटामिन डी का वो एक सिंगल डोज होती है वो लिया करें, लेकिन डॉक्टर से रुजू करने के बाद। कोई भी चीज़ आपने डॉक्टर से रुजू करने के बगैर नहीं करनी। और इसी तरह विटामिन ई भी है, विटामिन के भी है। सो देयर आर मैनी विटामिन जो एग्जिस्ट करती हैं। 4 मेजर विटामिन्स जिनकी अक्सर बात की जाती है, ए, बी, सी एंड डी। हमने आज इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपने कॉल करना है तो 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं और शो का हिस्सा बन सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अच्छा, आयशा की कॉल आ गई है मुल्तान से, और क्योंकि प्यारी सी आयशा ने कॉल किया है तो मैंने कहा मैं बैठ के आराम से अपनी सहेली से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरी प्यारी सी जुगन कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। सबसे पहले तो बताएं घर पे सब ठीक ठाक है, खैरियत है? कोई नई अपडेट, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं सब खैरियत है। बस आपसे बहुत लंबे अरसे के बाद आज बात हो रही है और आज सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगी। इतनी प्यारी लग रही हैं आप, इतना प्यारा ड्रेस पहना हुआ है। थैंक यू। आप क्यूट तो हैं और इस ड्रेस में तो और क्यूट लगे। अच्छा, आपको पता है ना कि जब मुझे पहनने पड़ते हैं ज़रा फॉर्मल कपड़े तो और कोई वर्ड नहीं, और कोई टर्म नहीं यूज़ कर सकती, मेरी जान जाती है। हाय हाय तैयार होना पड़ेगा, फिर मारे खा के मेरी टीम मुझे तैयार करती है कि आप मेरा तो बस नहीं चलता ना बिल्कुल कैजुअल कपड़ों में बैठूं। लेकिन आप बहुत प्यारी लग रही हैं। कभी कभी ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। और जो है मुझे तो खुद इस तरह के कपड़े बड़ा तंग करते हैं, लेकिन अच्छे बड़े लगते हैं। अच्छा नहीं, बट खैर द वंस दैट आई एम वेयरिंग टुडे दे आर वेरी कंफर्टेबल, आई हैव टू एडमिट के बड़े ही कंफर्टेबल। अच्छा, ये वाला लुक भी मुझे बहुत पसंद है, ये जो एक ए लाइन टाइप लुक नहीं होती। याद है एक जमाने में होते थे 8 कली के कुर्ते, 12 कली के कुर्ते। हेलो आयशा? हेलो। हाँ, मैं कह रही हूँ याद है जब हम व्हेन वी वर यंगर तो एक जमाने में बड़ा ट्रेंड आया था 8 कली के कुर्ते, 12 कली के कुर्ते, वो जो जी बहुत ही फ्लोई होते थे तो बड़े ही प्यारे लगते थे। नहीं, मैं तो अब भी कई मैंने ए लाइन में सिलवाए। ए लाइन शेप मुझे बड़ी पसंद है, इसलिए मैंने आज आपकी तारीफ की कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच मेरी जान। और अच्छा, आज मुझे बताओ विटामिन कितनी इस्तेमाल करती हो और कितनी को नॉलेज है आपके पास विटामिन के बारे में? मैं इस्तेमाल करती हूँ। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, आपको पता है
मुझे भी गले का इशू हो जाता है, तो मैं मौसमी और ये चीजें, और इसके अलावा जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो वो धूप में, हमारी अम्मी शुरू से कहती हैं कि धूप में जो सुबह की धूप होती है ना वो जरूर लिया करो, बिल्कुल। क्योंकि विटामिन डी का, जैसे आपने भी बताया, ये विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है धूप जो है, लेकिन हम लोग लेते ही नहीं है। तो लेकिन यह कि मैं जरूर अपने बच्चों को भी बोलती हूँ और मैं खुद भी धूप में जब सुबह की होती है ना तो उस वक्त जाकर बैठती हूँ। मैं कहती हूँ बेशक आप मुंह पीठ करके बैठो धूप से, लेकिन ये कि जरूर बैठो, ये हड्डियों के पेन्स के लिए और जॉइंट्स के लिए। और अच्छा, आपने हर चीज का जिक्र किया, पालक का जिक्र नहीं किया। पालक में भी कहते हैं कि विटामिन सी की काफी मिकदार है। पालक में एक्चुअली विटामिन सी कम मिकदार में होती है, पालक में आयरन बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे कि मैंने कहा कि आयरन और विटामिन सी जब आप कंबाइन करते हैं तो वो बच्चा बड़ा अच्छा अब्जॉर्ब होता है। बड़े लोग क्या कहते हैं कि आयरन की गोली लेते हैं और उसके ऊपर से दूध का ग्लास पी लेते हैं कि मतलब खाली पेट नहीं लेनी, वो दूध जो है वो उसको जज़ब ही नहीं होने देता हमारे सिस्टम में। सो विटामिन सी एंड जैसे कि अगर आपने पालक आप खा रहे हैं तो उसके साथ अगर आप अपनी विटामिन सी की कैप्सूल फॉर एग्जांपल ले लेंगे तो आपके सिस्टम में आयरन बहुत अच्छा अब्जॉर्ब होगा। जी बिल्कुल। एक्चुअली हमारे बड़े बूढ़े जो है ना वो इतनी पॉजिटिव और इतनी सेंसिबल बातें करते थे और करते हैं, लेकिन हमें लगता है ना कि हम बड़े इंटेलिजेंट और बहुत स्मार्ट हो गए हैं क्योंकि हमें वेब एमडी का भी पता चल गया है और हम गूगल कर लेते हैं हर चीज़ को। ये भूल जाते हैं कि जो लोगों के एक्सपीरियंस वाली बातें हैं वो ही एक्चुअली फैक्चुअल बातें होती हैं। बिल्कुल, जो हमारे बड़ों की, पेरेंट्स की, दादी नानी की बातें हैं वो बहुत फायदेमंद है हमारे लिए। अगर अब भी हम उनको याद करते हैं और वो उन पर अमल करते हैं तो वो उससे बड़ा फायदा होता है। हाँ, लेकिन वो जब अपने बच्चे हो जाते हैं तो तभी एहसास होता है कि नहीं अम्मा ठीक कहती थी। जी थैंक यू सो मच आयशा, ब्लेस यू। सब घर वालों के लिए, अम्मी के लिए, सब घर वालों के लिए बहुत प्यार और बहुत दुआएं। थैंक यू। ओके सो व्यूअर्स, अब किचन की तरफ बढ़ते हैं। शेफ़ कनीज़ फातिमा हमारे साथ है। वैसे आज मेरा दिल था कि जो वो एक रेसिपी बना रही है ना जो मुझे कभी भी नहीं अच्छे तरीके से बनानी आती, विच सिंधी बिरयानी, वो मैं खड़े होकर आज साथ बनाना चाह रही थी। और अगर हमारे पास मार्जिन है तो मैं अगले सेगमेंट में ऑन एयर एक्चुअली साथ बनाना चाहूँगी हमारी शेफ़ के, इफ़ आई कैन, इफ़ दैट इज़ पॉसिबल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बताइए कि अगर हम इंग्रेडिएंट्स अभी डिस्कस कर लें और नेक्स्ट सेगमेंट में आप एक्चुअली बनाना सिखा दें मुझे, क्योंकि मैं जब भी सिंधी बिरयानी बनाने की कोशिश करती हूँ ना, फॉर सम रीज़न उसका जायका वैसा नहीं आता जैसे जब आप कराची में खाते हो। पता नहीं क्या है, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए ना, कराची और लाहौर की बिरयानी कंपेयर की जाए, इट्स डिफरेंट, इट्स टोटली डिफरेंट। डिफरेंस क्या है भाई? ये मतलब मसाले भी सारे वही है, सब कुछ वही है, बस होता है हाथ का जायका। अच्छा नहीं, और कराची की में मसाला ज्यादा यूज होता है। कराची में बहुत अच्छा खड़े मसाले बहुत यूज करते हैं। कराची वाले माइंड नहीं करेंगे। मेरा आजकल लिटरली आधा टाइम कराची में गुजरता है, आधा लाहौर में, तो ये नहीं आपने सोचना। और मेरी आधी फैमिली भी कराची में, तो आई लव कराची। लेकिन कराची में जब स्पेशली जब आप बाजार से बिरयानी मंगवाते हैं तो वो इतनी ज्यादा कभी कभी उसमें मिर्चें होती हैं कि हार्ट बर्न हो जाता है, ऐसे क्योंकि शायद गरम मसाला ज्यादा डालते हैं। बिल्कुल। सो वो मैं थोड़ा सा गरम मसाले से मुझे काफी हार्ट बर्न वाला इशू होना शुरू हो जाता है। बाद में वो स्टमक में जलन सी भी होती है, वो बहुत अजीब होता है। खैर उसका बेहतरीन हल ये है कि दही के साथ थोड़ा सा इस्तेमाल करें, प्लेन दही के साथ, तो वो पेट को सेटल भी कर देता है। अच्छा रेसिपीज की तरफ आते हैं। एक तो बिरयानी बना रहे हैं, उसके साथ क्या बना रहे हैं? हम चिकन शामी कबाब बना रहे हैं साथ। यम। तो वैसे पुलाव और शामी कबाब की कॉम्बिनेशन होती है बिरयानी। हमने कहा जरा थोड़ा हटके कर लिया, थोड़ा हटके। चलो आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। सिंधी बिरयानी। चावल 1 किलो, गोश्त 1 किलो, प्याज 4 अदद, टमाटर 5 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, बादियान के फूल 3 से 4 अदद, दालचीनी 3 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, ज़ीरा पाउडर 2 चाय के चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 2 चाय के चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 3 चाय का चम्मच, दही 1 कप, हरी मिर्च 7 से 8 अदद, आलू उबले हुए 5 से 6 अदद। डन। और तरीका आपने कहा था नेक्स्ट नहीं, वो मुझे डांटे पड़ी हैं कि जो गेस्ट आने हैं उनको उनसे बता दें मुझे, मगर मुझे तरीका प्रॉपर डिटेल में भी समझा दो। हाँ। इसका सबसे पहले तरीका ये है कि आलू को हम फ्राई भी कर सकते हैं। हम देखते हैं ना बिल्कुल येलोइश या ऑरेंज आलू होते हैं सिंधी बिरयानी के, तो उसका तरीका ये होता है कि अगर आप मसाले के अंदर भुनाई कर रहे हैं तो वो वैसा कलर नहीं आएगा जैसे आपका वो चिकन का। बॉईल करते हुए थोड़ा सा फूड कलर डाल दें, बॉईल कलर करते हुए डाल दें या हाफ बॉईल करें और उसको क्या कहते हैं पील ऑफ करके, पील ऑफ करने के बाद उसमें आप फूड कलर ऐड करें, उसको फ्राई करें बिल्कुल कम ऑयल में, फिर वो ब्राइट येलो सा कलर आएगा।
ठीक है। तो वो ब्राइट येलो सा कलर आएगा। और जब हमारा बिरयानी का मसाला जब तैयार हो जाता है ना, फिर आलूओं की लेयरिंग करें। ठीक तो है। इसकी डिटेल में रेसिपी ये है कि सबसे पहले हम प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। उसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसाले में हमारा ज़ीरा, दालचीनी, लौंग, बादियान का फूल, ये सारा कुछ जाएगा और अदरक लहसुन पेस्ट जाएगा। उसके बाद हम चिकन ऐड करेंगे। जब चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगा, टेंडर होने के बाद हम उसमें सारे मसाले ऐड करेंगे, नमक, मिर्च वगैरह जितने भी इंग्रेडिएंट्स में मसाले बताए गए हैं वो सारे हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले ऐड करने के बाद हम दही में अच्छे से उसकी भुनाई करेंगे। फिर हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद जब हमारे टमाटर टेंडर हो जाएंगे, फिर वो बिरयानी का मसाला बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और उसकी लेयरिंग इस तरह से होगी कि सबसे पहले हम बिरयानी मसाले की लेयरिंग लगाई जाएगी। बिरयानी पहली लेयर बिरयानी मसाले की, देन चावल, अगेन बिरयानी मसाला, फिर चावल। और ऊपर भी आप टॉप पे आलू लगा सकते हैं या सबसे बॉटम पे लगा सकते हैं, बॉटम या टॉप, चॉइस इज योर्स। अच्छा, मुझे नीचे से अच्छा लगता है क्योंकि जब आप थोड़ा देर उसको कुक करते हैं ना तो आलू नीचे से क्रिस्पी हो जाते हैं। वो हमने ऑलरेडी, अगर हमने फ्राई किए हुए हैं तो वो ऑलरेडी क्रिस्पी मेंटेन रहेंगे। मेंटेन हाँ, ठीक है, रहेंगे। हाँ, ओके। तो अब क्या कहते हैं, जो हमारे ऊपर टॉपिंग में इमली जाएगी, सिंधी बिरयानी में इमली ना हो तो वो इनकम्प्लीट है। और फूड कलर जाएगा, आप हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। और कम से कम 10 से 12 मिनट का आप दम दे दें, बिरयानी तैयार है। ऑसम। एंड व्हाट अबाउट शामी कबाब? शामी कबाब की तरफ आते हैं। कीमा 1 किलो, चने की दाल आधा किलो। अच्छा, ये कोई भी कीमा हो सकता है, चिकन का, बीफ का? अगर मतलब हमने बीफ का बनाना तो इसी रेसिपी को फॉलो कर इसी लें? को फॉलो ठीक है। करें, बस मीट आपने चेंज कर लेना। चेंज कर लेना है। तो उसकी रेसिपी की तरफ आते हैं। कीमा 1 किलो, चने की दाल आधा किलो, प्याज 2 अदद, सुर्ख मिर्च 15 से 20 अदद, दालचीनी 3 से 4 अदद, बड़ी इलायची 4 अदद, नमक 4 चाय के चम्मच, हल्दी 2 चाय के चम्मच, काली मिर्च साबुत 10 से 12 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चम्मच, धनिया 2 खाने के चम्मच, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, पुदीना 1 कप, हरा धनिया 1 कप, अंडे 5 से 6 अदद, तेल फ्राई के लिए। अब इसका मेथड ये है कि सबसे पहले हमने दाल और चिकन को लेके या जो भी आप मीट यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब दाल टेंडर हो जाएगी, और दाल बिल्कुल प्रॉपर्ली कुक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी खड़ी खड़ी होनी चाहिए, वरना वो आपका जो सारा वरना मिक्सचर वो दलिया सा बन जाता बहुत है। दलिया सा बन जाएगा और वो फिर आपकी शामी कबाब बिल्कुल ठहरेंगे नहीं। तो वो सारा कुछ बॉईल करने के बाद सारे मसाले वगैरह ऐड करके आपने उस दाल को चॉप कर लेना। उसमें हरी मिर्च और लास्ट पे आपने धनिया वगैरह सारा कुछ ऐड करके और शामी कबाब बना के आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और अंडा लगा के उसी टाइम फ्राई भी कर सकते हैं। और साथ में हम शामी कबाब के साथ रायता और सलाद बना रहे हैं। तो सलाद की रेसिपी ये है। खीरे 2 अदद, टमाटर 2 अदद, प्याज 2 अदद, लीमू 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत। और रायते की तरफ आते हैं। दही 1 किलो, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत। दही में ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसको अच्छे से विस्क कर लेना है और प्रेजेंट और कर भुना देना हुआ है। जीरा डालते हैं तो वैसे ही जायका बहुत अच्छा हो बिल्कुल। जाता है। एंड रायता और सैलेड रेसिपी इस सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, सिर्फ आपको एक रिमाइंडर के तौर पे बताते हैं कि अगर बिरयानी बना रहे हैं जिसमें बाकी सब चीज़ें हैं तो थोड़ी सी विटामिन्स वाली और मिनरल्स वाली चीज़ें आप ऐड कर दें। जैसे कि थोड़ा सा आपने कचूमर सैलेड दे दिया, उसमें और भी आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, वो दे दें साथ में। खुश शक्ल सैलेड होगा, अच्छा सा रायता होगा, तो कौन है जो उसको रिफ्यूज़ कर सकता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं इतना मुस्कुरा क्यों रही हूँ क्योंकि उस्तादों के उस्ताद आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। एक ऐसी शख्सियत जो खुद भी किंग रह चुके हैं और उसके बाद ही इज़ नाउ अ किंग मेकर। ऐसे ऐसे लोगों के करियर्स को इन्होंने लॉन्च किया इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट कि आप हक्का बक्का रह जाएंगे अगर वो लिस्ट हमने आपके साथ शेयर की। लेकिन लोग भी माइंड कर जाते हैं कि आपने हमारा क्यों बताया कि उन्होंने हमको लॉन्च किया। तो हम इसी बात को आगे लेके चलेंगे दैट वी हैव अ किंग मेकर विद अस टुडे, जो खुद बीइंग अ किंग इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट, एन ऑलराउंडर यानी कि बैट्समैन एंड बॉलर एज वेल, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। क्रिकेट की पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने में इनका बहुत 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 ही बड़ा हाथ है। जहाँ पे दूसरे लोग नेगेटिविटी की तरफ जाते थे, इन्होंने हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लोगों को लेके रहे हैं और पीसीबी के साथ इनका एक बहुत लंबा और बड़ा पॉजिटिव साथ था और है भी। इसके अलावा पाकिस्तान टीम के मैनेजर रह चुके हैं 16 दफ़ा माशाल्लाह। मैं बात कर रही हूँ अबाउट द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट
अजहर जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैंने कम बात किया आपके बारे में और आपको कप्तान जी भी सब कहते हैं ना लाड से। वो कहते हैं ना नाम ही काफ़ी है, तो नाम ही काफ़ी है। ले मैंने ऐवी इतनी बातें कर दी सर कि अगली बार कम करूंगी। हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी तो हमने वो कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग को सिर्फ टच किया है। अनदर ब्रिलियंट पर्सनैलिटी जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत एफर्ट्स किए, जब खुद भी क्रिकेट टीम का हिस्सा थे तो ऑन द फोर फ्रंट ऑफ एवरीथिंग होते थे बहुत ज़्यादा। एंड अगर हम कहें कि फॉर्मर ऑलराउंडर तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। एंड अगेन आज बाय द वे हमने इन सब से डिस्कशन करनी है अबाउट ये जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है और 17 इयर्स के बाद टीम जो है यहाँ पे आ रही है इंग्लैंड से। और ये जो पिछले दिनों हुआ है हमारे साथ T20 में, उसके बाद मेरे भी बड़े से बहुत ज़्यादा सवाल है। मंजूर इलाही साहब हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपको भी सलूट करने को दिल चाहता है। थैंक क्या यू हाल वेरी है? मच। अच्छा, सबसे पहले तो T20 में हम इंग्लैंड से हार गए और अब ये टेस्ट सीरीज होने वाली है, तो क्या हमारी टीम अंडर प्रेशर होगी कि नहीं होगी? सर इससे मैंने बात शुरू करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ बुलाया। सर ये आपका चैनल है, और मैं यहाँ पे काफ़ी- गेस्ट हूँ। नहीं, आपके साथ मकसद है कि काफ़ी अर्से बाद ये प्रोग्राम हो रहा है। T20 में मेरा ख्याल है कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए खुदा का कि हम फाइनल खेले। अच्छा ठीक है, मैं समझा कि हम हार गए। मैं कहा है हमारी साइकी जो है ना, आवाम की, प्लेयर्स की, जनरली इंडिया हार गया, हम बहुत खुश हुए कि यार इंडिया हार गया। ऑस्ट्रेलिया बहुत सारी जगहों पे आप सुनते होंगे कि होम ग्राउंड काउंट करती है, होम क्राउड बड़ा आपको ऊपर लेके जाता है, लेकिन कहीं ऑस्ट्रेलिया पहले ही बाहर हो गई थी। अच्छी क्रिकेट हुई, आवाम का एक समंदर था जिन्होंने देखा वो मैचेस, और ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के मैच जो हुए। बट सर एज अ प्लेयर योर सेल्फ, जी। एज अ फॉर्मर प्लेयर, जी। वैसे प्लेयर तो हमेशा ही रहता है, फॉर्मर तो कोई भी नहीं होता क्योंकि किसी ना किसी कैपेसिटी में तो बंदा इंटरकनेक्टेड रहता है। सो एज अ प्लेयर योर सेल्फ क्या फ़र्क पड़ता है? हम लोग बैठ के ये बातें करते रहते हैं, बड़ा फ़र्क पड़ता है फ़र्क अपने मुल्क में या किसी और मुल्क में खेलने से? होम ग्राउंड वाली बात। देखें, एक होम ग्राउंड वो होती है जिसमें अगर मैं रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ LCC के ग्राउंड में, हम मैचेस भी वहीं खेल रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा उस एटमॉस्फेयर से हम यूज टू होते हैं ठीक है। कि यहाँ फील्ड खड़ी करनी है, यहाँ की इस तरफ की साइड बहुत अच्छी है, उधर की। लेकिन जनरली जो बड़ा प्लेयर है ना, मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो अपने आप को एडजस्ट करता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, एडजस्ट करता है। ठीक है, कहीं देखा ना, ये पिचेस भी हैं डिफरेंट। मैं तो बल्कि कहता हूँ डेड डे काउंट, जिस दिन आपका मैच हो रहा है ना, वो आपकी लक काउंट करती है, आपका उस वक्त आपका जो माहौल है वो काउंट करता है। ये सर सारी जी चीज़ें इस चीज़ से बड़ा देखिए, इट्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट, राइट? इट्स परफॉर्मेंस एंड एट कोई भी चीज़ जिसमें आपने परफॉर्म करना है, ये भी मैटर करता है कि आप घर से कितने परेशान हैं कि नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता घर से फ़ोन आ गया, अल्लाह ना करे अब्बू की तबीयत नहीं ठीक या वाइफ की तबीयत नहीं ठीक या बच्चों को कुछ हो गया, वो भी आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है टेक्निकली। तो और इसीलिए तो आई थिंक माहिर नफ्सियात भी रखे होते हैं टीम्स के साथ, राइट? कि साइकोलॉजिकली भी इंसान डिस्टर्ब ना हो किसी तरीके से। एक आर्टिस्ट थे, उनके वाइफ फौत हो गई थी, तो नेक्स्ट डे वो ड्रामे पे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि यार आपकी वाइफ, और उन्होंने कहा जी बात यह है कि हम पैसे इस बात के लेते हैं कि हमने हंसाना है, और ड्रामे में से मेरा किरदार ऐसा है कि ड्रामा चल नहीं सकता अगर मैं 15 दिन का ये स्पेल पूरा ना करूं। तो ये चीज़ें एक ज़िंदगी का हिस्सा हैं। यू आर प्रोफेशनल। घर की चीज़ें देखें, अगर आपकी घर की परेशानी है और आप समझते हैं कि उसमें आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप बोर्ड को कह रहे हैं कि भाई मुझे ना खिलाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। सर आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम T20 में फाइनल तक पहुंच गए। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम पहुंच तो गए, लेकिन इससे पहले हमारी परफॉर्मेंस बड़ी डाउन जा रही थी। यस। तो क्या ये, तो अगर हमारी परफॉर्मेंस इतनी डाउन जा रही थी और ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, तो फिर क्या अब जो टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है उसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत है? आई डोंट थिंक टेस्ट सीरीज़ है वो T20 है। T20 शॉर्ट टाइम है, और टेस्ट सीरीज़ में आप आपको मैनेज करते हैं। उसमें हमारे स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो बैट्समैन तो है ही हैं। तो बहुत फ़र्क आता है T20 शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, बहुत फ़र्क है। टेस्ट मैचेस में यू हैव टू सर्वाइव, बहुत टाइम लगता है आपको सर्वाइव करके परफॉर्मेंस देने के लिए। T20 तो जस्ट लाइक हम वो पंजाबी का ना जनाब, वो अपने साड़ी एक लक ऑफ द ड्रॉ भी होता है ना हाँ कि जी, वह दो बुरे बॉल उसमें 2 आउट हो गए, आपकी बल्ले बल्ले हो गई हैं। 2 अच्छे बॉल तो छक्के लगे, आप फारग हो गए। T20 में ये फ़र्क है, ये दा वाली गेम है। जो पंजाबी में दाल लग गया तो ठीक है, नहीं तो खैर है। अच्छा असल क्रिकेट कौन सी होती है?
टेस्ट देखिए जी जो टेस्ट एज प्लेयर्स, मैं आपका ओपिनियन हाँ, मांग as रही हूँ, दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन द देखिए, एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट वैसे ही असल क्रिकेट कौन सी होती है? टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट होती है। अच्छा सर, 17 साल के बाद इंग्लैंड की टीम आ रही है, बहुत सी टीम्स अब रिसेंटली आना शुरू हो गई हैं वापस, जो पहले बंद हुई थी। बंद हुई हुई थी, घबराई हुई थी, डरी हुई थी, वॉट हालात की वजह से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर स्पेसिफिकली हम सीरीज की तरफ जाएंगे। पहले तो आपने ये पूछा ना कि 20 वनडे और टेस्ट सीरीज में बिल्कुल डिफरेंट एटीट्यूड होता है। 20 में बहुत सारे स्पॉन्सर, बहुत सारे चाहते हैं कि हम 20 में हिस्सा लें, पैसा भी लगाएं ताकि वो जल्दी तालियां बजें और ख़त्म हो जाए काम। वनडे भी एक दूसरी गेम है, वो 50 ओवर की है, ये जो है 4 दिन का है। बहुत सारे लोग 4 दिन नहीं बैठ सकते। और अब आपको ये पता है कि घर में आप भी माशाल्लाह पहले कहाँ बेटिए पोतिए कहाँ देखती थी मैच, अब सब बंदे कहते हैं खाना जल्दी खा लो, मैच लगने वाला है। इतना बड़ा एक पाकिस्तान में एक ये डिफरेंस आया, बड़े अरसे से है। जो आपने टेस्ट सीरीज़ की बात की है, वो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल डिफरेंट एक सिनेरियो है, और वहाँ आपको यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू शो, यू हैव और टू long term perform यू हैव करना टू स्टे ऑन द पिच। खड़ा आपको होना है, तब आपने दिखाना है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल एक फॉर्मेट। मैं अभी भी इस वक्त भी सेंट्रल पंजाब का मैनेजर जी, हूँ, और 4 लड़के मेरी टीम से ही गए हैं टेस्ट में। अच्छा जी, यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो हमारी इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में अनाउंस हुआ है टेस्ट स्क्वाड, आपकी इसके बारे में क्या राय है? दोनों की इंडिविजुअल पर्सनल राय। अच्छा, ये याद रखना है कि आज एज इंडिविजुअल्स इनको बुलाया गया, नॉट एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। मैं ये क्लैरिटी इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि पर्सनल ओपिनियंस लेना बहुत जरूरी होता है ऑफ प्लेयर्स देमसेल्व्स। एक तो ये मैंने जानना है, और दूसरी बात मैंने ये जाननी है कि इंग्लैंड की टीम के कौन से प्लेयर्स हमें टेंशन देने वाले हैं प्रेडिक्शन वाइज, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अजहर जैदी साहब हमारे साथ हैं और मंजूर इलाही। हम बात कर रहे हैं अबाउट दिस टेस्ट सीरीज दैट इज़ अबाउट टू स्टार्ट एंड वी आर वेरी एक्साइटेड। इंशाल्लाह पहली तारीख को 1 दिसंबर को ये स्टार्ट होगी पिंडी में। 3 दिन मैचेस होंगे, अल्लाह खैर नहीं 5 दिन मैचेस होंगे। अच्छा, 5 दिन मैचेस होंगे, 5 डेज मैचेस होंगे। और लेट्स सी कि होता क्या है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो हमारा टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है साहब, उसके बारे में आपकी ओपिनियन क्या है? लॉट ऑफ न्यू नेम्स। मेरा ख्याल है कि कोई इतने नए नाम नहीं हैं, बड़े पुराने खेल चुके हैं। 2 लड़के नए अनाउंस हुए हैं, एक इब्रार है और एक मोहम्मद अली। इत्तेफाक ऐसा है कि मोहम्मद अली मेरी टीम से ही गए हैं अभी सेंट्रल पंजाब से, और वो सिंध से आए हैं इब्रार, और दोनों अच्छे हैं। ठीक है, जब बट आपके 4 प्लेयर्स हैं इस बार सेंट्रल पंजाब के। ठीक है, हाँ जो टीम अनाउंस हो जाए ना, वो मेरा ख्याल है बेस्ट टीम होती है किसी भी मुल्क की। ठीक है। और इंजरीज, हैमस्ट्रिंग, ये चीज़ें, ये एक हिस्सा है क्रिकेट का कि मैं नहीं हूँगा तो कोई मेरी जगह कोई और होगा, अगर वो प्लेयर नहीं होगा तो उसकी जगह। देखा ना, हर वक्त हर आदमी फिट नहीं रह सकता। अब जैसे आपने अभी देखा कि हारिस रऊफ अब खेल रहे हैं टेस्ट, हालांकि वो बड़ी अच्छी बॉलिंग, नाम उनका बहुत से पहले से बना हुआ है। इसी तरह मैं मोहम्मद अली का समझता हूँ कि वो लड़का बहुत अच्छा है। अब डेड डे उसका काउंट करेगा जिस दिन वो टेस्ट खेलेगा। आप लंबा स्पेल करेंगे, अगर 20 के मैच में आपने 2 ओवर किए, 2 बजे आके आखिर में कर लिए, तो आप बड़े रिलैक्स रहते हैं। सर, ये जो स्क्वाड अनाउंस हो गई है, क्या वो फॉर एग्जांपल तीसरे दिन चेंज हो सकते हैं प्लेयर्स? हम नहीं, वो किसी दिन भी, जब Once you've announced, you're done. दफ़ा जब आपने अंपायर के हाथ में टीम दे दी और पहला बॉल हो गया, अगर टॉस से पहले, उससे पहले कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, कई ऐसे मामलात हो जाते हैं कि आपके गेंद लगे मैं टीम देने से पहले, टॉस से पहले, तो आप वो मिलके कर सकते हैं। लेकिन जब स्टार्ट हो जाए फिर आप उसकी कोई निबल बदलनी है। अब एक नया रूल चला गया, कंकशन एक रूल है कि आपके एकदम दिमाग में कोई चोट लग गई तो उसकी जगह कुछ उन्होंने रूल्स ऐसे दिए हैं कि भाई आप उसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नो, जो स्टार्ट हो गया वही खेलेगा। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी जो है नहीं खेल रहे इस बार, राइट? लाइक शाहीन इज नॉट प्लेइंग दिस टाइम, एंड उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी कि क्या इससे पाकिस्तानी टीम को नुकसान होगा? हमें मेरे ख्याल ज़ाती तौर पे एज ए ऑर्गेनाइज़र समझ लें या क्रिकेट को समझने वाला समझ लें, ये देखिए जी, ये अनफिट तो आप मैच की सुबह को भी हो सकते हैं,
ये तो पहले से हमें पता है कि यार वो अनफिट है और वहाँ से ही ऑस्ट्रेलिया से ही वो अनफिट हो गए अब मैच के बाद से। लेकिन जो खेल रहा है वो मैं नहीं समझता कि उसके जगह जो अगर लड़के लिए, देखा ये एक बेहतरीन मौका है आपको प्रूव करने का कि यार आपको मौका मिला, आप बता दें कि शहनशाह अफरीदी की जगह हमने ली है। नो डाउट कि ऐसे नहीं हो सकता कि कोई शहनशाह अफरीदी बन जाए, लेकिन आप अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं, आप अच्छा शो करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, तो वो काउंट होती है। अच्छा सर, बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान टीम के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि मिडिल ऑर्डर हमारा ज़रा वीक रहता है। यूजुअली इसके ऊपर कमेंट भी किया जाता है, इंटरनेशनल भी इस पर बात की जाती है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो हाँ, सभी कहते हैं बैटिंग और मिडल ऑर्डर वीक है वो नीड सो मच प्रैक्टिस कि हमने उसको कहाँ पे लेके चलना है, और जो बच्चे अच्छी हिट मार सकते हैं, किस एरिया में मार सकते हैं, तो उसको और बढ़ना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आई है मिडल ऑर्डर के हवाले से, ओपनिंग लंबी चल जाती थी, उनके पास टाइम बहुत कम होता था, तो उन्होंने जाते ही स्ट्राइक करना है। तो ये ऐसी गेम है, तो कम से कम आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए पहले दूसरे बॉल पे, उसके बाद यू कैन हिट द बॉल, और लगते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस आपकी अपनी ऐसी होनी चाहिए कि मुझे अगर बाउंड्री मिल रही 90 मीटर की या गज की, मेरी 120 प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उसमें आप मैच में गलती भी करें, कम से कम 90 मीटर क्रॉस कर जाएँ। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी इंटरनेशनल लेवल के हवाले से। तो आप उनको देखें कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी बॉलिंग क्या है, स्टैटिक्स आपने कैसे अपनाने हैं। हम अपनी भी प्रैक्टिस करते थे, तो उन चीज़ों को लेके चलना है, जो मेरे में खामी है वो मैं दूर करनी है। क्या हर टीम जिसके खिलाफ आपने खेलना है उसके हिसाब से तैयारी फ़र्क होती है? बिल्कुल फ़र्क होती है। किसी के फास्ट बॉलर्स अच्छे होते हैं, किसी के स्पिनर्स अच्छे होते हैं। अगर आपने इंग्लैंड जाना है तो आपको सॉफ्ट पिचेस पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जहाँ पे गेंद स्विंग होता है, सीम होता है, तो वो चीज़ें अपनानी पड़ेगी। हमारे यहाँ एक ही पैनल पे वो बैटिंग हो रही थी, बच्चा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है जी, आई कांटेक्ट अच्छा है, ये अपने स्ट्रोक अच्छे मार रहे हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, श्रीलंका जाएंगे, वहाँ भी सॉफ्ट विकेटें मिलेंगी, इंग्लैंड जाएंगे सॉफ्ट पिचेस मिलेंगी, ऑस्ट्रेलिया में हार्ड पिचें मिलेंगी। बट जैसे कि अब हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं और पिंडी में खेल रहे हैं, राइट? तो क्या हमारी तैयारी इंग्लैंड के प्लेयर्स के हिसाब से होगी या अपनी पिच के हिसाब से होगी? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हम लोग कोशिश करते हैं होम सीरीज़ के हवाले से कि हमारे स्पिनर्स अच्छे हैं, ये फास्ट बॉलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस टाइम ना, ठीक है। तो हमने उनको नहीं देखना, उन्हें अपना पावरफुल चीज़ देखनी है कि हम बैटिंग अच्छी है तो हम बॉलिंग में हम उनको कैसे गिरा सकते हैं। बिल्कुल। तो वो स्पेशली जो होंगे ना, फास्ट बॉलर से कभी भी नहीं गिराएंगे कि दे आर यूज्ड टू। ठीक है। तो वो स्पिनर्स के लिए उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। फिर हम कोशिश करते हैं पिच ऐसी बने बैटिंग टाइप के, हम उन पे हर वक्त डोमिनेट करते रहे एज ए स्पिनर्स। बिल्कुल सही। अच्छा सर, बाबर आजम को काफ़ी क्रिटिक फेस करनी पड़ी है, स्पेशली ये जो वर्ल्ड कप हुआ है उसके अंदर। अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल हैव सेड कि भाई ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग, ही इज़ नॉट अप टू द मार्क। कुछ उन्होंने एक तो बूस्ट मिले मगर लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो क्या अभी वो मैनेज कर पाएंगे जबकि ही इज़ द बैकबोन ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम? इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसका नाम इस वक्त दुनिया में चल रहा है। और लेकिन जब आपके पास देखिए ना, इस बार तो नहीं किया परफॉर्म। नहीं ये बात नहीं होती। देखें हर वक्त आपको अगर मैं मिसाल दे दूं कोहली की, तो शायद कोहली जब आता था तो लोग सोचते थे ये आउट कब होगा। अब कोहली कहाँ चला गया, एक पीरियड आता है। और बाबर अभी यंगस्टर है, मैं समझता हूँ उसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए, उस पर हमें सोचना चाहिए। वो पाकिस्तान का इंशाल्लाह एक बड़ा नाम बनेगा, जो आपके सामने पहले मियां दाद, अब्दुल कादर, इस तरह के नाम चलते रहें, तो ये वो नाम बनेगा। वहाँ आपके पास सकलैन मुश्ताक बैठे हैं, वहाँ आपके पास मोहम्मद यूसुफ बैठे हैं, ये वो लोग हैं जिनके क्रिकेट में नाम है, दुनिया के क्रिकेट में पहचाने जाते हैं। उनकी रजामंदी के बगैर ना टीम बनती है। देखिए आपने कहा वो खुद कहा है कि वो यंगस्टर है, बट ही इज़ ऑल्सो बिन मेड द कैप्टन, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इज ही रेडी टू बी अ कैप्टन? मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर देखिए मैं वो सब सवाल आपसे शेयर कर रही हूँ जो मुझे हमारे साथ हमारी अवाम ने शेयर किए हैं, तो क्योंकि मेरी क्रिकेट की उस लेवल की नॉलेज ऑब्वियसली नहीं हो सकती जिस लेवल की रेगुलर व्यूअर्स जो कॉन्स्टेंटली क्रिकेट देख रहे होते हैं उनकी है। तो ये एक सवाल आता है कि भाई ठीक है, ही इज़ वर्ल्ड क्लास ऑल ऑफ दैट, बट कैप्टन, वाज ही रेडी टू बी अ कैप्टन? मेरा ख्याल है कि जिस तरह वो खेलता जा रहा है, देखो ना अभी उसका एक्सपीरियंस ही वो नहीं है इतना। अब जो पहले के लोग हैं वो कोई 80 टेस्ट खेला हुआ है, कोई 100 टेस्ट खेला हुआ है, कोई आपको पता है पहले, अब तो ये ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर बाबर को हम हौसला दें और उसके देखें ना, आप नए किसी लड़के को ला दें, फिर आप एक सीरीज़ पे आके कहेंगे कि यार अभी तो इसके पहले मैच हैं तो इसमें तो इसने क्या शो करना था।
तो मैं नहीं समझता कि उसको बिल्कुल हौसला देना चाहिए और उसको बैकअप करना चाहिए, उसको बैकअप करना चाहिए, ताकि वो एक ऐसा पाकिस्तान का कप्तान बने। माइक ब्रेले था, वो कप्तान अच्छा था, बाकी इतने बड़े उसके स्टैट्स नहीं है, आप निकाल लें, इंग्लैंड का कप्तान था। तो वहाँ एक कोहली को भी तो देखे ना, एट वन पॉइंट उसको हटाया गया था, ही वाज द कैप्टन, ही रिमेन्ड द कैप्टन ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम बिकॉज देन दे रिमूव्ड हिम बिकॉज अभी ही इज नॉट रेडी फॉर द कैप्टनसी। लेकिन अभी देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल है कि जिस तरह अभी ये चला रहे हैं शादाब खान को या वाइस कप्तान या कोई एक एक्सपीरियंस दे रहे हैं, अगर आप एकदम किसी बंदे को ला के आप कप्तान बना देंगे, उसमें भी हमारे फिर यही सवालात होंगे और यही जवाबात होंगे कि जी अभी तो लड़का 4-3 मैच नहीं हुए तो हम वो करने शुरू हो गए मुखालफत। अच्छा, इंग्लैंड की टीम में किन लोगों से हमें बचना है? अगर आप समझ रहे हैं ना, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो पड़ जाते हैं, अच्छे आपको प्लेयर होते हैं, उनसे कैसे बचना? वो कौन से हैं? हर लड़के से बचना। जो नया भी आया ना, तो आप उसको भी ये नहीं कह सकते कि वो नया तो ज्यादा डेंजरस है क्योंकि आपको पता ही नहीं है, उसका पता नहीं है। मैं आपको अनप्रेडिक्टेबल। मैं वही बताना चाह रहा हूँ ना कि आप कह रहे जी हमें जॉन रूट से खतरा है, हमें बेन स्टोक्स से खतरा है, हमें फलां से खतरा है, तो नया लड़का पता चले अब्दुल शकूर आके वही तो मैं कह रहा हूँ, नया लड़का आके। अब देखा ना, इंग्लैंड की फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल एक लड़का उन्होंने 17 साल का डाला स्पिनर, और वो पाकिस्तानी नस्राल है। 17-18 साल का बच्चा वो कभी खिलाते ही नहीं। इंग्लैंड वाले आप जब भी देखेंगे आपको 28, 27, 28, 30 के खिलाते हैं। 18 ईयर्स ओल्ड रेहान अहमद पाकिस्तानी नस्राल है। अब क्या वो बॉलिंग करता है, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें आपको पता कब क्लियर हो जाएंगी। जब पहला मैच 5 दिन का आप हर प्लेयर को बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग करते देख लेंगे तो आपको खुद भी समझ आ जाएगी कि यार इससे बचो। वो और बात, आउट होना और बात है, लेकिन उसके स्टाइल देख के, उसकी बैटिंग देख के, उसकी आप खड़ा होने का कि आप कितनी देर वो विकेट पे स्टे कर सकता है, उसकी शॉट्स कैसे खेलता है, हमारे बॉलर को किस तरह वो डील करता है, फास्ट बॉलिंग को किस तरह डील करता है, स्पिनिंग को किस तरह डील करता है, फिर आप उसका नाम बनता है। तो ये सीरीज देख के अवाम को मजा आएगा, ये मेरा सवाल है। क्योंकि आपको पता है, लाइक यू सेड अर्लियर, कि हमें शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन की आदत पड़ गई है ना। कुछ घंटों में देखा T20 कहानी खत्म हुई, मूविंग ऑन अगले मैच। बेन स्टोक ये और ये रूट्स ये 10-10 हज़ार रन कर चुके हैं। वो 5,500-6 हज़ार रन टेस्ट में कर चुका है, वो 10 हज़ार रन कर चुका है। तो एक्सपीरियंस इसमें बिल्कुल। मैं जब मियांदाद आउट नहीं बाहर बैठा होता था, लोगों को दूसरी टीम के जहन में होता था कि जावेद मियांदाद ने अभी आना है, चाहे वो 5 स्कोर करे चाहे वो 1 स्कोर करे, लेकिन एक नाम था, आसिफ इकबाल था जी, फलां था जी, मुश्ताक मोहम्मद था जी। तो ये नाम पड़े होने का भी बड़ा नाम होता है कि ये भी आना है इन्होंने बैटिंग करने। सो पाकिस्तान वापस आई है इंटरनेशनल क्रिकेट, इसके बारे में आपका ओपिनियन एज अ कोच? हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है, हमारे मुल्क के लिए। और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बढ़नी शुरू हो जाती हैं, लोगों में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, बच्चे दोबारा से गली मोहल्लों में क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। तो उसमें नज़र आता है कि यार हमारे यहाँ कोई मॉल मेला लग गया और इसको सजाना है हमने। तो बड़ा अच्छा है हमारे लिए, एक चांस है, बड़ी पॉजिटिव चीज़ भी पॉजिटिव चीज़ है। और उसमें जो है ना, एज ए क्रिकेटर ये बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि लोग मना करना, अल्लाह करे कि तहफ्फुज़ से ये टीम आए, मैं वो उधर ही आ रहा था, इज्जत अंदाज में या उनका यहाँ पे वक्त गुजरे, एंजॉय करके यहाँ से जाएं और बार बार वापस आएं और हर टीम आके हमारे साथ खेले। मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि एट सम पॉइंट पाकिस्तान इंडिया के भी अक्रॉस द बॉर्डर एक दूसरे के साथ हो मैच होने चाहिए। लेकिन स्पोर्ट्स आर डिफरेंट, जब हम पॉलिटिकल थिंग्स आर डिफरेंट। जब जीतते हैं ना, जैसे अब ऑस्ट्रेलिया से हम वहाँ फाइनल खेल के आए हैं इंग्लैंड से, तो दूसरी टीमों को भी बताया कि यार ये टीम टक्कर की है, यहाँ जाना हमारी भी क्रिकेट बेहतर होगी। तो सर आपकी टीम के लिए क्या पैगाम है? आप कप्तान जी क्या मैसेज देंगे अपनी टीम को? देखिए जी, एक तो मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि अगर आप अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और आपने गेम खेली है, क्रिकेट खेली है, चाहे आपने भी खेली है, तो आप परफॉर्मेंस पे बैकअप करें, परफॉर्मेंस पे आप खुश हों, कोई भी करे। और अगर उनका प्लेयर भी सेंचुरी करता है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमारा प्लेयर करना चाहिए। एंड ऑफ द डे 5 दिन बड़े होते हैं जब आपका रिजल्ट निकाला है। हार जीत हर एक को पसंद है, लेकिन पाकिस्तान को हमें इख्तियार है कि हम अपने मुताबिक पिचेस बनाएं। हर मुल्क को इख्तियार होता है जहाँ टीम जाती है। अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, उनकी क्या होगी, लेकिन मैं एज ए स्पोर्ट्समैन ये समझता हूँ इंग्लैंड हारे या जीते, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा साइन है कि इंग्लैंड की आगे उसके बाद न्यूजीलैंड आ रही है। तो ये मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड की बड़ी एक तारीफ़ का काम है कि टीमें आनी शुरू हो गई हैं और वो इस वक्त माशाल्लाह से उनको समझ आ गई है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है और क्रिकेट से बड़े लविंग कंट्री है। और आवाम इतने क्रिकेट को देखते देखे इससे एक चीज़ वाबस्ता नहीं है, आपके
एडवर्टाइजर, आपके जनाब खाने वाले, पीने वाले, वेंडर, सब इससे मुंसलिक होते हैं। और आपकी उसमें एक नाम बनता है मुल्क का, जब दुनिया देखती है कि यार दुनिया की इस वक्त 2 बेस्ट टीम है। मतलब इंग्लैंड का नाम है, वर्ल्ड कप जीत के आई है अभी, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप वो खेला है उनके साथ, तो हर टीम की एक नज़र होती है कि यार ये और कौन अब सी- तो कैसे- ज़्यादा मजा आएगा ना, बिकॉज बहुत से लोग कह रहे हैं आए हाय हम हार ही ना जाएं क्योंकि वो इतना, उनसे अभी तो हम हारे हैं, बट ये भी तो हो सकता है ना कि हमारी टीम क्योंकि उनसे हारी है तो डबल जोश के साथ Yes, वापस आएगी। yes, अब हम बिल्कुल right, दिखाएंगे बिल्कुल और right. इंशाल्लाह ये है, दिखाएंगे। इंशाल्लाह। लेकिन सबसे पहली और सबसे अहम बात, हारे या जीते, क्रिकेट खेली जानी चाहिए और हमें अपने प्लेयर्स को हर लेवल पे अप्रिशिएट करना है। क्रिटिसाइज ज़रूर करें लेकिन बुरा भला ना करें। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इन्जॉय कीजिएगा इन मैचेस को, उनको देखिएगा, पार्टिसिपेट कीजिएगा, ज़रूर ट्वीट करें, लिखें, सोशल मीडिया पे लगाएं, लेकिन रिमेंबर्स ये प्लेयर्स हमारी इज़्ज़त, हमारी रिस्पेक्ट है, इनको इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देना हमारा फ़र्ज़ है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो यू गाइज आर वेरी बिजी, आपने अपने बहुत बिजी स्केड्यूल से मॉर्निंग एट होम के लिए टाइम निकाला, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। Thank So you, nice, आपका भी so शुक्रिया। nice. छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। होपफुली आपको याद होगा कि जब प्रोग्राम स्टार्ट किया तो मैंने आपको विटामिन ए, बी, सी, डी के बारे में बताया। ई एंड के का ऑब्वियसली टाइम कम था इसलिए बता नहीं सकी, लेकिन कौन सी मल्टीविटामिन किस चीज़ में मिलती है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो तो हमें ऑब्वियसली एक न्यूट्रिशनिस्ट ही बेहतर गाइड कर सकते हैं। और आज हमारे साथ प्यारी सी उम्मे परवा हुसैन है, दिखने में बड़ी यंग है लेकिन है बड़ी क्वालिफाइड माशाल्लाह, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल, और स्पेशली इनसे आज हमने वाइटामिन्स की बात करनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको प्यार से बुलाते क्या है, फरवा या उम्मे? मेरी कुछ फ्रेंड्स मुझे उम्मे कहती हैं तो कुछ लोग मुझे फरवा कहते हैं, तो हम कुछ भी बुला लें। तो आप कुछ भी कह सकती हैं। अच्छा फरवा, मेरी जान मुझे ये बताओ कि सबसे पहले तो मल्टीविटामिन जिस डॉक्टर के पास जाओ, पहले तो न्यूट्रिशनिस्ट आपको कहते थे, अब तो एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास भी जब जाओ कि भाई फॉर एग्जांपल जॉइंट्स में पेन है तो वो फ़ौरन लिखते थे जी विटामिन डी ले लें, जी कैल्शियम ले लें, कि ये विटामिन्स लेने हैं, ये मिनरल्स लेने हैं। ये बहुत कॉमन हो गई है चीज़। तो मल्टीविटामिन्स स्पेसिफिकली की क्या वैल्यू है हमारी ज़िंदगी में? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आजकल जैसे हमारा बिज़ी इतना स्केड्यूल बहुत बिज़ी हो गया है जिसकी वजह से हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते। जो मल्टीविटामिन्स हैं वो हमें, जो विटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूँ कह लो कि जितनी हमारी बॉडी की मेंटेनेंस है, ग्रोथ है, रिपेयर है, इवन जो फीमेल्स बहुत ज़्यादा हैं कि हम यंग रहें, यूथफुल स्किन के लिए, यूथफुल के उनके अंदर बहुत सारी उनको किसी किस्म की कोई वीकनेस ना हो, इस सब के लिए हमारे विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन हमारी डाइट में बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो हम डेली बेसिस पे नहीं लेते। अगर हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ या लोअर क्लास फैमिलीज़ को देखें तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते विटामिन्स के लिए। लाइक हमारा अगर इंपॉर्टेंट सोर्स कहें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्स है, और कुछ और फल और सब्जियों को हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता हर है। कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन व्यूअर्स, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ना लें और कहें कि अच्छा हम अफोर्ड नहीं करते तो छोड़ दें, क्योंकि जब नहीं लेते तो उसके बड़े नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एग्जैक्टली, यू आर राइट। अब जैसे अंडा है, अंडे को मैंने अक्सर सुने, हम क्लिनिक पे बैठे होते हैं, किसी को अंडा रिकमेंड कर दो तो कहते हैं कि अंडा तो गर्म होता है तो हम ये कैसे लें। तो वो लोग ये नहीं जानते कि छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उससे इतने ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं जिसको वो बिल्कुल समझ नहीं पाते। और अंडा तो डेली खाना है भाई, अगर अफोर्ड करते हैं तो डेली एक अंडा खुद भी खाएं। बड़ों को वैसे कहते हैं कि 2 अंडे खाने चाहिए, प्रोटीन का बड़ा अच्छा सोर्स होता है। कोलेस्ट्रॉल का एक्चुअल हर बंदा कहते हैं ना जर्दी नहीं खानी, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जर्दी नहीं खानी, उसके अंदर विटामिन डी के लेवल्स होते हैं अगर देखा जाए। और क्योंकि हमारे पास जो विटामिन्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास वाटर सॉल्युबल और एक होते हैं फैट सॉल्युबल। दोनों में क्या फ़र्क है? एक होते हैं हमारे विटामिन्स, जो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एज सच हम ये कहते हैं कि हमारी बॉडी में सिक्रीट नहीं हो रहे होते, हमें उसके लिए बाहर से वो खाना पड़ता है उसकी सोर्सेज के लिए। और जो विटामिन डी होते हैं ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं कि जो हमारी बॉडी में लिवर है या जितने भी फैटी टिश्यूज़ हैं उनके अंदर ये स्टोर हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में इनफ अमाउंट इसकी है तो हमारी बॉडी में स्टोर हो सकता है।
ओके जैसे हमारे पास आजकल का लाइफस्टाइल है, विटामिन डी डेफिशिएंसी आपने सुनी होगी कि बहुत ज़्यादा कॉमन है लोगों में, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। विटामिन डी को कहते हैं ना सनशाइन विटामिन। और बाय द वे जर्दी में विटामिन डी होती है, वो पीले रंग की जो जर्दी जिसको आप फेंक देते हैं या यूज़ नहीं करते हैं, वो इतनी अच्छी सोर्स है विटामिन डी की। बहुत अच्छा सोर्स है। फोर्टिफाइड सीरियल्स इसका बहुत अच्छा सोर्स है। अब सनशाइन सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन डी के प्रिकर्सर्स तो मौजूद हैं, लेकिन और वो महंगी तो नहीं होती ना, वो तो मुफ्त की है। वो तो मुफ्त की है। 20 से 30 मिनट डेली हर पर्सन को की रिक्वायरमेंट है कि सनशाइन में आप अपना कोई काम कर सकते हो। मेरी जान, बचपन में मुझे याद है कि घर के बड़े, आप तो बहुत छोटे होगे, प्रॉब्ली टाइम आपने नहीं देखा होगा, घर के बड़े बैठे होते थे, किन्नू छील के धूप में बैठ के खा रहे होते थे, और सर्दियों में ये रूटीन होती थी जी, रूटीन होती थी। हर रोज आधा पौना घंटा बैठे, घर वाले गप्पे लगा रहे हैं, किन्नू खा रहे हैं, धूप में एंजॉय कर रहे हैं सुबह के टाइम। देखिए, अगर आप एन काम से पहले ही जागेंगे तो आपको सनलाइट तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगी, या एन बच्चों को, भाई जहां आपने 8 बजे जागना है वहां आप 7 बजे जाग जाएं, आधा घंटा धूप में बैठें, फ्रूट खाएं, थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारें। विटामिन सी भी मिल गया आपको एग्जैक्टली किन्नू वगैरह से, और विटामिन डी आपको सन से मिल गया, सन से मिल गया। और फाइबर अपनी जगह। फाइबर अपनी जगह। अब इतनी सारी बीमारियां हैं, अगर हम उसको देखें कि अगर हमें ये विटामिन्स मिनरल्स की डेफिशिएंसी से, एक तो हमारी विजन, आपने देखा होगा कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनको ग्लासेस लगे हुए हैं, क्योंकि एक तो हमारी मदर्स प्रेगनेंसी के टाइम पे ही वो कुछ डाइट नहीं ले रही होती हैं उनको, और आजकल हर किसी को हमने वेट रिड्यूस करना है, हमने वेट रिड्यूस करना है, और इतनी फैट डाइट्स यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी मेजर डेफिशिएंसी विटामिन्स एंड मिनरल्स की हो रही है। और हम लोग समझते हैं कि हम लोग विटामिन्स मिनरल्स जस्ट सप्लीमेंट्स ले लेंगे। मैंने अक्सर देखा है, मैं विटामिन ई का भी सप्लीमेंट यूज़ कर रही हूँ, मैंने विटामिन सी का भी सप्लीमेंट यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे हो गए। ढेर सारे सप्लीमेंट्स एक टाइम पे यूज़ करना भी हमारे लिए नुकसानदेह है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक सप्लीमेंट एक टाइम पे यूज़ करना है और 3 मंथ्स बाद उसको छोड़ देना अच्छा, है। मैं एक मज़े की बात बताऊं, मैंने मल्टीविटामिन्स लेनी शुरू की, उसके साथ साथ मुझे किसी ने कहा अच्छा विटामिन सी भी ले लो, अच्छा डी भी तुमने लेनी है वंस क्योंकि मेरी विटामिन डी बहुत लो थी, तो वंस एवरी 2 वीक्स आपने उसका वो कैप्सूल भी लेना है। अच्छा, आप ना पता नहीं लिनो समथिंग एसिड भी ले लें, अच्छा फलां चीज़। एक वक्त आया कि फरवा, वुड यू बिलीव दैट आई वाज टेकिंग, मेरा लिटरली ना, जिस तरह कहते हैं ना मुट्ठी भर नट्स, मैं मुट्ठी भर मल्टीविटामिन्स ले रही थी, जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप मतलब फिर आप कोई नेचुरल सोर्स यूज़ ही नहीं कर रहे, और हर चीज़ को वाफिर मिकदार में लेना भी तो नुकसानदेह है, क्योंकि सप्लीमेंट्स में बहुत ज़्यादा मिकदार होती है उनकी, जो कि हम, अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की अगर अब बात देख लें, हम लोग क्या करते हैं, हमारे घरों में एक सिंपल सा तरीका है, इधर से हमने खाना खाया और इधर से हम चाय पी रहे हैं, तो विटामिन जो एनीमिया के लिए आयरन चाहिए होता है, वो तो कैल्शियम उसको बिल्कुल ज़ाया कर देता है। अब हमने अगर किसी को ये कहें कि आपने एक मीट की सर्विंग खाई है तो आपने इसके 2 घंटे बाद चाय पीनी है, ऐसे तो नहीं हो सकता, खाने के तो फ़ौरन बाद चाय रिक्वायर्ड होती है। और इसीलिए पाकिस्तान में एनीमिया और विटामिन डी की डिफिशिएंसी बहुत हाई है, बहुत हाई है। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी, जो हर वक्त कहते हैं कि हम थके रहते हैं, हमें नींद आती है, हम ऐसे बैठते हैं तो हमें इतनी फटीग्ड है, हम समझ ही नहीं आती, सुस्ती का शिकार, काहली, घर में इवन हम घर में काम करने वाले हैं, इवन थोड़ा सा काम किया थक गए, थोड़ा सा काम किया, इसका मतलब ये है कि वो जो खाना खा रहे हैं वो फुलफिल नहीं है। हम लोग मेजर सोर्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, ये हम नहीं सोच सकते कि हमारे लिए मेजर सोर्स है, हमारी मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी यहीं से पूरी हो जाएगी। कुछ हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हमारी बॉडी को बिल्कुल स्मॉलर क्वांटिटीज़ में रिक्वायर्ड हैं। जैसे हम कहते हैं ना, हमारे पास बल्क माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें हमारे फैट्स, प्रोटीन्स और आ जाते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह से हमारे लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं। अच्छा, विटामिन ई एंड के की मैंने बात करनी है, क्योंकि शुरू में तो मैंने बहुत सा इनको हमारे व्यूअर्स को फैक्ट्स थ्रो किए कि ये विटामिन ई का तो यही सुना है कि यार उसके कैप्सूल मिलते हैं, उसको प्रिक करके उसको अगर आप फेस एंड नेक पे लगा ले तो विटामिन ई आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा है। विटामिन के की तो मुझे समझ ही नहीं आती कि उसके क्या बेनिफिट्स है, थोड़ा ई और के के बारे में बताओगी? हाँ, जस्ट टच अपॉन के कहाँ मिलता है और क्या है? विटामिन ई जो है, हमें जितने भी हमारे प्लांट सोर्स है, जो हमारे नट्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, वो हमारा रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई है। ठीक है। लाइक जैसे हम नट्स खाते हैं, आलमंड्स हैं हमारे पास, वॉलनट्स हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, ये जितने भी हैं, और जैतून का तेल, जैसे आजकल हम अक्सर आपने सुना होगा अलसी के बीज ले लो,
तिल ले लो, सफ़ेद तिल ले लो, कद्दू के बीज ले लो, ये सब हमारे पास रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ई का। अगर हमने बजाय इसके कि हम कैप्सूल्स को प्रिक करके अपने फेस पे लगाएं, अगर हम कोई भी चीज़ थोड़ी सी मिकदार में खा लें तो आई थिंक सो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट है ना। विटामिन सी एंड विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। और विटामिन ई तो वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी विजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा इसके ढेर सारे और अदर फंक्शंस हैं। अच्छा, अब फरवा ये बताइए कि विटामिन के क्या है? विटामिन के जो है ये हमें जितनी हमारी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ये हमारा रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन के। लीफी ग्रीन वेजिटेबल कौन खाता है? लोग अगर हम कह दें लेटस है, स्पिनच है, केल है, जितनी सैलड के लिए सलाद का पत्ता लो, अक्सर शादियों में जाएं क्या होता है सैलड होगी तो सलाद का पत्ता सब कुछ छोड़ देंगे, और जबकि ये नहीं जानते कि और सिर्फ जो मेयोनीज से भरी हुई आलू और मैकरोनी होगी वो भाई वो सलाद नहीं है, वो भी एक सालन ही है, वो भी एक सालन और फुल ऑफ फैट। हम ये तो कह देते हैं कि अब अगर किसी से हम बात करेंगे कि वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं, नट्स यूज़ कर सकते हैं, लोगों ने क्या करना है मुट्ठियाँ भर भर के नट्स। हर किसी चीज़ का एक सही तरीका होता है, अगर हम उसको सही तरीके पे इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी बॉडी को नुकसान है। जैसे कि व्यूअर शुरू में बात की कि विटामिन सी अगर आप कॉम्बिनेशन में लेते हैं आयरन के तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब आप आयरन के साथ दूध को कंबाइन कर देते हैं, दूध से बनी अज्जा यानी कि कैल्शियम को, तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। बट अगर आपने कैल्शियम एब्जॉर्ब करना है सिस्टम में तो उसके साथ विटामिन डी को कंबाइन करें ताकि आपको बेहतर रिजल्ट्स मिले। व्यूअर्स, ये जब आप उसको कहते हैं ना, जो पंजाबी स्टाइल कहते हैं सेंस, अगर आप ये सेंस समझ लेते हैं ना तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, फरमा में बताएंगे कि कौन सी चीज़ों में कौन सी चीज़ हमें मिलती है। हर बंदा मल्टीविटामिन नहीं अफोर्ड करता ख़रीदना, और हर बंदा जो है वो महंगी महंगी चीज़ें भी नहीं अफोर्ड करता लेना। तो कौन सी सस्ती और नॉर्मल चीज़ों में हमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के मिलेगा, ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे। जी हाँ, खाना भी कुछ तैयार सा है, जल्दी से हमारे यमी से चावल तो दिखाएं। अभी सिर्फ शामी कबाब तैयार हो गए और रायता भी, और बिरयानी दम पे है। बिरयानी दम पे है। चले बस, क्योंकि अब हमारे पास 5-6 मिनट रह गए हैं, तो अगर आप जल्दी से सर्व कर दोगे मेरा बच्चा तो दैट वुड बी ग्रेट। ओके व्यूअर्स, ऑब्वियसली आपको पता है बिरयानी इज़ अ प्रोसेस, सो इट टेक्स टाइम, और आपको पता है हम लाइव शो में सारी चीज़ें आपके लिए तैयार करते हैं ताकि ये डाउट ना हो कि भाई घर से बना के ले आए। सो एवरीथिंग वी डू ऑन सेट फॉर यू गाइस। अच्छा मैम, ये बताइए कि जो डिफरेंट सोर्सेज हैं विटामिन्स की वो क्या हैं? अब अगर विटामिन ए हमें चाहिए तो हमें कहाँ से मिलेगा और कितनी मिकदार में खाना चाहिए? विटामिन ए जो है हमें जितनी हमारी रेड, ग्रीन, येलो, हम इसको डार्क कलर से लेते हैं कि जितने भी डार्क कलर्स हैं, प्योर रेड, येलो एंड ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी हैं, हमारा रिचेस्ट सोर्स है विटामिन ए का। और इसके अलावा जितनी हमारी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स इसमें आ जाएंगी, हमारी कैरेट आ जाएगी, हमारी ये कलर्स वाली जो शिमला मिर्च जिसको हम कहते हैं वो भी इसमें आते हैं, अंडे, इसके अलावा दूध, दही, ये हमारा मेन सोर्स है विटामिन ए का। और अगर मैं इसके साथ साथ आपको थोड़ा फ़ायदा बताते चलूँ कि विटामिन ए हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। एक तो हमें ये जितनी भी आँखों की बीमारियाँ हैं, अब हमारी नज़र को ठीक करती है, और हमारी जितनी हमें कैंसर्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करती है, लंग्स को इसको ठीक रखती है, और हमारे हार्ट की डिजीज़ से कवर करती है। और इसको हमें डेली अमाउंट हमें इसकी हमें डेली डाइट से ही लेनी चाहिए, बजाय इसके कि हम सप्लीमेंट्स की तरफ भागे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हम विटामिन बी की, बी कॉम्प्लेक्स भी जिसको हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और लोग अक्सर जाके कहते हैं ना मुझे ताकत का टीका लगा दे। वो ताकत का टीका एक्चुअली बी कॉम्प्लेक्स का टीका होता है, और आपको उन ताकत के टीकों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रॉपर खाना अपना खाएंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में है विटामिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 एंड 12, ये जिसको हम अक्सर हमने सुना है मेथिकोबालमिन और फोलेट के बारे में, फोलिक एसिड्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ये जो हमारा मेथिकोबाल है, विटामिन B12, अक्सर हमने डायबिटीज़ में सुना है कि उनको हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, नर्व बैलेंस, क्योंकि हमारी जितनी भी नर्व्स के हैं जो हमारा ब्रेन तक मैसेज लेके जाते हैं बॉडी के अंदर, वो सारी नर्व्स को कंट्रोल करती है। तो ये हमारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यूँ कह लो कि ये एक तो जो हम खाते हैं पीते हैं वो हमारी बॉडी को जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये जो हम खाते पीते एज इट इज़
चीज़ हमें नहीं लगता, हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मौजूदगी में होते हैं कि हमारा खाना हजम होता है और देन ये हमें एनर्जी की सूरत में मिलता है। तो इसका इम्पॉर्टेंट रोल इसमें है, जितनी हमें डिफरेंट बीमारियाँ हैं उसको हमें लिंक करता है और ये हमें मिलता है जितने हमारे सीरियल्स हैं। अक्सर घरों में आपने देखा होगा होता है, दालों में इतना नहीं होता, पल्सेस में, लेकिन सीरियल्स में बहुत होता है, जैसे गंदम। गंदम हमारे आपने देखा होगा कि सफेद आटा इस्तेमाल, तो फैशन है गंदम छोड़ दो, सफ़ेद आटा इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो तो बिल्कुल यूज़लेस है। प्रोसेस खाने जितने भी हैं ये सब यूज़लेस हैं। अगर हम सीरियल्स को, अंडे को, दूध को और थोड़ी सी वेजिटेबल्स या हम इसको कह लो कि फ्रूट्स को अपनी लाइफ में शामिल कर लेते हैं, कुछ दालों में भी ये पाया जाता है, फ़िश बहुत अच्छा सोर्स है, फ़िश के अंदर भी पाए जाते हैं। मतलब जो हम यही कहते हैं जो हमारे घर में रूटीन के खाने हैं, जो हम घर में रूटीन में खाने बनाते हैं। अब अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उसके घर में दूध तो आता होगा, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उसके घर में आटा तो आता होगा, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता उसके घर में दही तो बनती होगी, दाल तो पकती होगी, सब्ज़ी तो पकती होगी। तो ये सब चीज़ें, हम गोश्त को अगर भूल जाएं, अगर हम बहुत महंगी महंगी चीज़ों को भूल जाएं, ये सिंपल चीज़ों से हमें विटामिन बी मिल सकता है। सी की तरफ आते हैं, क्योंकि आजकल तो सबसे ज़्यादा हमारी रिक्वायरमेंट, जैसे कि हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि विटामिन सी और डी की बिला वजह इतनी ज़्यादा कमी है कि इट्स अ प्रॉब्लम। यस, विटामिन सी जितने हमारे अक्सर आपने देखा होगा कि स्किन के ऊपर जो है वो रेड रेड कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, क्योंकि ये हमारी और अगर आप विटामिन सी की हम बात करें, कोलेजन प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर फीमेल्स कहती हैं हम खूबसूरत होना चाहते हैं। अक्सर डर्माटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, विटामिन सी को लगाने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि इसको हम डाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम टॉपिकली भी यूज़ कर सकते हैं। टॉपिकली जिसमें हमारी क्रीम्स आती हैं, सीरम्स आते हैं, लोशंस आते हैं, और क्योंकि हमारी यूवी लाइन से प्रोटेक्ट करती है, हमारे स्किन को हेल्दी करती है। जितनी हमारी स्किन का कलर को फेयर करने में हमारी एंटीऑक्सीडेंट है ना, और मैंने पहले बात की थी कि एंटीऑक्सीडेंट एजिंग के प्रोसेस को डिले करता है। जितनी अब अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें, विटामिन सी हमारी बोन्स के लिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के लिए, इवन अभी डिफरेंट रिसर्चेज आई हैं कि जो हमारी टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है विटामिन सी का, क्योंकि एनर्जी मेटाबॉलिज्म में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आपने मुझे कहा कि यार नींबू वाला पानी पी लें, लेमन निचोड़ दें अपने खाने के ऊपर। आजकल अमरूद का सीजन है, सबसे सस्ता फल अमरूद होगा, अमरूद मिलते हैं, आप अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हो, आलू का इस्तेमाल कर सकते हो, शकरकंदी का इस्तेमाल कर सकते हो, ऑरेंज, अभी कीनू का मौसम है, चकोतरा है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये विटामिन सी है। जितना सिट्रस, जितना खट्टे से हम लेते हैं वो सारे हमारे विटामिन सी रिचेस्ट सोर्स है। तो और विटामिन सी को हम स्टोर नहीं कर सकते बॉडी में, इसको ये होता है कि जितना हमें डेली रिक्वायरमेंट चाहिए उतनी ही हमने इसको लेना है, और ये डिफरेंट mg में होता है, माइक्रोग्राम्स इसको हम बोलते हैं। कि अगर हम इसकी डोजेस देखें तो ये बिल्कुल लिटरली 85-90 तक आप फीमेल्स में और मेल्स में चाहिए होती है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे मूड को बहुत अच्छा करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये फटीग, जितनी इरिटेशन है, हमारे नर्व्स के बैलेंस को बहुत अच्छा करता है। जिनको ये अक्सर बूढ़ों में देखा होगा अल्जाइमर डिजीज़, या उनको उनकी याददाश्त चली जाती है, उनको हार्ट के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, ये उन सबको बहुत ज़्यादा बैलेंस करता है। तो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए विटामिन सी। अब हम बात करते हैं विटामिन डी, जिसको हम कहते हैं सनशाइन विटामिन है। विटामिन डी के सोर्सेज की अगर बात करें तो जितने हमारे पास एग योक है, और जितनी हमारे लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ़िश है, और हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फोर्टिफाइड सीरियल्स भी आजकल मार्केट में आना शुरू हो गए हैं, जिसके अंदर विटामिन डी को ऐड कर दिया जाता है। तो वो अगर हम सीरियल्स लेते हैं उससे हम विटामिन डी की कमी से बच सकते हैं। इसी तरीके से विटामिन डी को भी हम मूड स्टेबलाइज़र, या हमें जितने भी हार्मोन्स के मसले हैं, या जिस तरह से हमारी हड्डियों के मसले हैं, बच्चों में हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और बेंड होना शुरू हो जाती हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम विटामिन डी की बात करें, बड़ों में क्या होता है कि हमारी कैल्शियम, और इसका मेन पर्पस ये होता है कि कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारी दांत और हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल में इसकी डेफिशिएंसी होगी तो ऑब्वियसली ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। ओके, ये सोर्सेज इसके हमारे हमने मैं सोर्सेज बता चुकी हूँ कि और अब हम बात करते हैं विटामिन ई की। अच्छा, ई की तरफ जाने से पहले धूप धूप धूप, बार बार धूप 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 कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो चीज़ आपको मुफ्त की मिल रही है उसको तो यूटिलाइज करें ना। ये जो हमें कॉम्प्लेक्स है कि हाय अल्लाह कहीं मुझे मेरा रंग ना काला हो जाए, ओ भाई आप अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने अगर सूरज बनाया तो इसलिए बनाया क्योंकि हमें उससे फ़ायदे मिलते हैं। हम इन चीज़ों से जब तक नहीं निकलेंगे ना कि हाय मेरी स्किन कलर, वो स्किन कलर अच्छा करते करते आप अपनी हड्डियाँ ख़राब करते हैं। अच्छा, विटामिन ई
विटामिन ई की बात करते हैं तो विटामिन ई के जो पहले हमने से इसकी बात कर चुके हैं कि इंपॉर्टेंट सोर्स जो होते हैं इसके नट्स और प्लांट सोर्स से आते हैं कि जितने हम सीड्स यूज़ करते हैं, और आजकल तो वेट रिड्यूस करने के लिए इसको एक बहुत अच्छा समझा जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं हमें कीटो डाइट करनी है या हम ऐसे करते हैं कार्ब्स को फैट से रिप्लेस भी करते हैं, फैट्स और प्रोटीन से। तो हम सबसे मेजर सोर्स नट्स। अब नट्स इतना नहीं होता कि हमने ढेर सारे नट्स लेने हैं, एक मुट्ठी नट्स, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स जिसमें आपके सारे नट्स आ सकते हैं, अखरोट आ सकता है, बादाम आ सकता है, उसमें आपके पिस्ता आ सकता है, काजू आ सकता है, वो एक मुट्ठी नट्स आपके लिए काफ़ी है। और एक मुट्ठी का मतलब इस तरह से होता है, ना कि इस तरह से। इतनी, हाँ ठीक है, इस तरह से नहीं, इस तरह से। इसके अलावा फ्लैक्सीड्स बहुत ज़्यादा, अलसी के अलसी बीज, तो इतनी सस्ती मिलती है, इतनी ज्यादा आपको मिल जाती है, इतनी कम अलसी के में बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कद्दू के बीज है, सफ़ेद तिल हैं जो हमारे नानों पे भी लगे होते हैं, सफ़ेद तिल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से हम अपनी विटामिन, ये रिप्रोडक्शन में, सेल ग्रोथ में, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा और है। के, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो अब गया। विटामिन के की अगर बात करें, विटामिन के की हमें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स सबसे रिचेस्ट सोर्स है, और विटामिन के सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको सब लोग निगलेक्ट करते हैं। जितनी हमारे ब्लड क्लोटिंग, क्योंकि ये ब्लड को क्लोट्स में बनाता है, खून को जमाने में, इन शॉर्ट हम कहते पालक, हैं साग, खून को जमाने में हेल्प करता है। तो अगर आप इन खून को जमाने के लिए, अगर आप पालक, साग, मेथी और इसके अलावा साग, सलाद का पत्ता, अगर आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर लेंगे, बंद गोभी, इसमें लेटस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो आपको विटामिन के की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लिवर जो है वो विटामिन के की मौजूदगी में हमारी ब्लड क्लोटिंग करता है ना। तो अगर ब्लड क्लोट्स नहीं होंगे तो आपको कोई कट लग जाएगा, वाउंड हीलिंग ही नहीं हो सकेगी। विटामिन सी, विटामिन के, ये सब वाउंड हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू सो मच। अगर एक लास्ट मैसेज आपको देना चाहूँगी कि हमें बैलेंस डाइट जिसमें हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रोटी, सालन सब कुछ आता है, अगर आप उसको मुताबिक अपनी ज़िंदगी को, उन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इंट्रोड्यूस करें, उसके मुताबिक आप खाएं, और बजाय इसके कि बहुत सारे महंगे विटामिन इस्तेमाल करने की बजाय आप नॉर्मल लाइफ में अपनी नॉर्मल खाने इस्तेमाल करें, उससे आप बहुत ज़्यादा बेहतर फील कर सकते हैं। और आजकल जिनको बालों का मसला है कि बाल बहुत गिरते हैं, वो भी इन विटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से गिरते हैं। तो काइंडली आप अपनी डाइट में बहुत सारे इन फूड को इस्तेमाल करें और इन सारी बीमारियों से महफूज रहें। थैंक यू सो मच। यहाँ पे व्यूअर्स हम अपने शो को क्लोज करेंगे। हमारी बिरयानी भी तैयार है, और यहाँ पे आप अगर ऑब्ज़र्व करें तो हमने शामी कबाब बनाए दाल की कॉम्बिनेशन के साथ, उसके साथ साथ हमने सैलेड भी एक छोटा सा तैयार किया है जो आप साथ में एज अ सपोर्ट उसके खा सकते हैं। रायता है जिसमें आपकी कैल्शियम का कंटेंट आ जाता है, एंड देन आपने आलू भी डाल, देखिए आलू भी आपकी सेहत के लिए अच्छा है अगर आप इसको डीप फ्राई करके नहीं खाते। सो आप बेशक फ्राइड आलू ना डालें इन द बिरयानी, आप बॉइल्ड आलू डाल दें तो आपको उसमें से भी पोटेशियम मिलेगा, जो मिनरल्स हैं। किसी दिन हम मिनरल्स पे भी बात करेंगे, आज हमारा फोकस विटामिन्स पे था। व्यूअर्स, अच्छा खाएं, मयारी खाना खाएं, ज़रूरी नहीं है कि महंगा खाना खाएं, बट नेचुरल सोर्सेज से अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।